विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज प्यारे बच्चों वो फाइनली दिन आ गया जब हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर को, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये चैप्टर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे सभी बच्चों से गुजारिश है, जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए विद्युत धारा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, अब हम फिजिक्स को पूरा समाप्त करके ही दूसरा विषय स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 7 से 8 क्लास में हम लोग आराम से इसको ख़त्म कर लेंगे बच्चों। पूरा फिजिक्स यानी यहाँ से लेकर पूरा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। मेरे साथ जुड़े हैं आशीष कुमार जी, मनोज कुमार, विनीत कुमार, आंचल कुमारी, आदित्य कुमार, कंचन कुमारी, मिथिलेश कुमार और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप लोग कैसे हैं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। जल्दी से मेरे बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिखकर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। जल्दी से सभी लोग एकदम बहुत फास्ट में कमेंट करके बताएंगे आप लोग कैसे हैं। मस्त हैं गुरुजी, अच्छे हैं गुरुजी, बढ़िया हैं। चलिए, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं। आइएगा, आप सभी लोग इस प्यारे से सेशन को पहले अपने सभी दोस्तों के पास एक बार पूरा दम लगाकर मेरे बच्चे शेयर कर दीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे फिजिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका नाम बताइए क्या है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है बच्चों हमारा प्रकाश का। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसी में हम अपवर्तन को जोड़ देते हैं एनसीईआरटी के अनुसार से। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम दूसरे नंबर पर रखें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा बच्चों, है ना। विद्युत धारा, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के दृष्टिकोण से। तो हम सभी लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने इस सेशन को शेयर कर दिया होगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। और हमने एक प्यारा सा पोल किया है आपके लिए, एक प्यारा सा पोल किया है जिसमें हमने आपसे पूछा है कि बच्चों बताओ हाउ इज द जोश। तो वहां पर कमेंट में जा करके, जहां आप कमेंट करते हैं उसके ऊपर में एक पोल हुआ है हाउ इज द जोश का। आप लोग बच्चों हाई या लो पे क्लिक करके बताइए कि आपका जोश कितना है। सभी लोग हाई है या लो है? सब लोग प्यारे बच्चों जल्दी से पोल पर क्लिक कीजिए ताकि मैं देख पाऊंगा। अप्रोक्स 5000 बच्चों ने पोल किया है, अभी भी 800 बच्चों ने पोल नहीं किया है, अभी भी 600 बच्चे लगभग पोल नहीं किए हैं। तो आप लोग सब लोग पोल कर दीजिए, बताइए। चलिए, अब 200 बच्चे बचे हैं लगभग। हाँ, सब लोग पोल करके बताइए हाई या लो। चलिए, अब प्यारे बच्चों हम सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर सब लोग भेज देंगे कि सर ये हमारा प्यारा सा दिल है। और ये चैप्टर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये आपको फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों में काम आने वाला है, ठीक है ना। फुल और प्लस में क्रैश दोनों में ये चैप्टर काम आने वाला है। और प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे नहीं गुरुदेव, क्रैश कोर्स में एक बार फिर से पढ़ाया जाए तो आप लोग कहेंगे तो एक बार हम वन शॉट लेकर के हम इसको एक बार फिर से क्रैश कोर्स में पढ़ा देंगे। तब ये फुल वाले बच्चे भी खुश हो जाएंगे और क्रैश कोर्स वाले बच्चे भी, दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना। समझ गए ना, दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। हम एक बार वन शॉट लेकर के हम आपको पुनः पढ़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए मेरे बच्चे, कहानी प्रारंभ की जाए, शुरू की जाए। कोई पीछे तो नहीं छूटा ना, शुरू किया जाए। हाँ गुरुदेव, शुरू किया जाए। सब लोग यस यस लिखकर भेज रहे हैं, स्टार्ट किया जाए। आइए बच्चों, गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है हमारे जीवन में, होना भी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुवेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निखरता है।
बच्चों किसी भी इंसान के जीवन को आप देखेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज होता है, वो होता है मेहनत। और मेहनत से बच्चों सबको गुजरना पड़ता है सफलता तक पहुंचने के लिए। ये अपना क्रैश कोर्स है, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं अभी भी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखिएगा सबसे पहले चैप्टर का नाम मेरे बच्चे विद्युत धारा। क्या लिखेंगे? चैप्टर का नाम लिखिएगा विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इन्हें इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिखेंगे मेरे साथ सभी लोग, इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा। आपके मन में सवाल आता होगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। सबसे पहले टाइप, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आपके मन में सवाल आता होगा। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे? तो हमारा जवाब होगा यस। क्या इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे? तो हमारा जवाब होगा यस। क्या यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे? तो मेरा जवाब होगा मे बी। बच्चों मे बी मतलब बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव के लिए हमने कहा यस, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने कहा यस, और बच्चों जब आपने मुझसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा तो हमने आपको कहा मे बी, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है ओम का नियम। क्या पढ़ना है? इसी चैप्टर में हमें ओम का नियम पढ़ना है। इसी चैप्टर के अंदर हमें बच्चों श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? इसी चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम, है ना। पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम यानी बच्चों कह सकते हैं प्रतिरोधकों का समूहन, प्रतिरोधकों का समूहन हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों टॉपिक से क्या बनते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा बुद्धिमान बच्चा है जो हमें वेटेज बता सकता है इस चैप्टर का हमारे एग्जाम में कितना वेटेज है? वेटेज मेरे बच्चे, वेटेज कितना वेटेज है इस चैप्टर का, यानी कितना महत्व है इस चैप्टर का? कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ कि सर पिछले एग्जाम में इस चैप्टर का क्या वेटेज था और आगे हमारा कितना वेटेज होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मिनिमम आप 10 से 15 अंक तक ले जा सकते हो। 10 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में सवाल, ये 20 तक भी खींच के जा सकता है कभी कभी। तो बच्चों आपके मन में आएगा सर कितनी क्लासेस हमें लेनी पड़ेंगी? तो बच्चों हम इसे 3 से 4 क्लासेस में इसे समाप्त करेंगे। 3 से 4 क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर में बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन हमें ज़्यादा डेप जाना पड़ेगा, आसान तरीके से एक दिन हमें आपको धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा, फिर अगले दिन से हमारी गाड़ी रफ्तार में पकड़ लेगी बच्चों, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग सब क्वेश्चन बनते हैं। वेटेज 10 से 15 नंबर का है। क्लासेस 3 से 4 हम लेंगे। ये फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों वाले बच्चे एप्लीकेशन के अंदर भी इसको पढ़ पाएंगे। और क्रैश कोर्स के लिए एक बार फिर से हम 1 शॉट लेकर के इस चैप्टर का आ जाएंगे तो सबका मन खुश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब एक बार देरी किस बात की है, सब लोग बस यस लिख करके भेज दीजिए। हम शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं, बस एक बार यस लिख करके भेज दीजिए। चलिए, सब लोगों ने यस लिख करके भेजा, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हमने आपको कभी बताया था केमिस्ट्री में, हमने आपको तत्व पढ़ाया था जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। जो प्रत्येक तत्व होता है वो किसका बना होता है? तो जो तत्व होते हैं उसके सबसे छोटे कण, जब जो सबसे है ना सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे छोटा टुकड़ा। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है हम उन्हें परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा को हम परमाणु कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एटम, जैसे इसे एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हम इसे परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि प्रत्येक परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी परमाणु होते हैं ये कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? क्या आप जानते हैं? परमाणु जो होते हैं कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? जितना हम पढ़ाएंगे बच्चों वो आपको 100% समझ में आएगा। मौलिक कण बच्चों, है ना।
तो जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, जितने भी परमाणु होते हैं, सबसे पहले हमने बताया तत्व, और तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु, और परमाणु जो होते हैं वो बेसिकली 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों बता सकते हैं वो 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु के मेरे बच्चे यहाँ हमने 3 लिखा, 3 मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है। तो याद रखना बच्चों जीवन में हमेशा कि जो परमाणु होते हैं वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कि परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। वो 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला कण होता है, सबसे पहला मौलिक कण होता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन। दूसरा मौलिक कण होता है जिसे कहते हैं मेरे बच्चे प्रोटॉन, और तीसरा मौलिक कण होता है जिसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। तो मेरे बच्चे तो आपने देखा कि हमारा 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मौलिक कण से कोई भी परमाणु जो है ये यही 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था कि जो मेरे बच्चे ये मान के चलो कि हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है, तो इसके बीच में क्या होता है बताओ? अगर ये हमारा परमाणु है तो इसके बीच में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकते हैं तो बताओ। परमाणु के बीच में क्या होता है? एक बच्चे ने सही जवाब दिया कि सर परमाणु के बीच में नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और यहीं पर आपको मेरे बच्चे याद कर लेना है कि नाभिक की खोज किसने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। खैर चलो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में क्या क्या होते हैं? इन 3 मौलिक कणों में से 2 मौलिक कण कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 3 मौलिक कण में से एक हमारा होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, P+N। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि मेरे बच्चे पूछा जाए कि किसी भी परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चक्कर कौन लगाता है, तो कहना बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी भी परमाणु के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस बात को लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। स्टार दे करके लिखिए, लिखिए बच्चों प्रोटॉन, है ना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेरे बच्चे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। परमाणु के कहाँ रहते हैं? नाभिक में। परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, फुल स्टॉप। और लिखिएगा मेरे साथ में इलेक्ट्रॉन नाभिक ना, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, सीधा लिख दो, चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। याद हो गया? यहां तक अगर समझ में आया बच्चों तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। हम अगले पेज में जाएंगे, एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ गए? सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा जानते हैं मेरे बच्चे इसके खोजकर्ता के विषय में, और फिर हम लोग उसके एक स्टेप के आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा मेरे साथ सब लोग अपने अपने कॉपी में खोजकर्ता, है ना। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? खोजकर्ता के विषय में लिखेंगे, किसको किसने खोजा है। देखेंगे सबसे पहला जो होता है मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताना मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? क्या आपको याद है? हमने एक बार ट्रिक बताया था, वहां से बहुत कुछ सही होता है। हमने एक प्यारे बच्चों ट्रिक बताया था, वह ट्रिक था ईंट पर नाच बच्चों, है ना।
आजकल शादी विवाह का माहौल चल रहा है और शादी विवाह में बहुत नाच हो रहा है, डांस हो रहा है। तो आप कहना नाचना कहाँ पर है? ईंट पर। ईंट में अगर आप देखेंगे तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टॉ से बच्चों, टॉ से टॉमसन है लेकिन आपको थॉमसन बोलना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जे थॉमसन बच्चों। क्या नाम था? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पर। प से होता है पोट्रॉन और र से होता है रदरफोर्ड। ठीक है ना मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। क्या होता है? पोट्रॉन होता है और जो इसके खोज करता है वो बच्चों रदरफोर्ड। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलता है। तो रदरफोर्ड के खोज के बाद और भी किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ऐसे तो रदरफोर्ड होना चाहिए, लेकिन बच्चों रदरफोर्ड की जगह पर आजकल ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलकर आपको गोल्ड स्टीन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड स्टीन, है ना। ब्रैकेट में मेरे बच्चे अगर नहीं रहे ऑप्शन में गोल्ड स्टीन तो आप रदरफोर्ड भी मार सकते हो। अगर गोल्ड स्टीन ऑप्शन में ना रहे तो रदरफोर्ड सही कर लेना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नाच यानी न्यूट्रॉन, है ना। क्या आता है बच्चों? न्यूट्रॉन हमारे ऑप्शन में अगला आता है न्यूट्रॉन। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा पर से पोट्रॉन, पर से पोट्रॉन और रॉ से रदरफोर्ड, नौ से बच्चों न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक। तो इसको कहते हैं जेम्स चैडविक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग लिखना जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक हमारा आंसर होगा, जेम्स चैडविक। ठीक है ना, सॉरी चैडविक ऐसे होना चाहिए था, जेम्स चैडविक। चलिए अब अगला बच्चों अगर पूछे आपसे कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नाभिक की खोज, है ना। नाभिक की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपको लिखना है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, रदरफोर्ड ने की है। वो भी कब? वर्ष 1911 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नाभिक की खोज किसने की है। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, वो भी 1911 ईस्वी में बच्चों। ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजना। एक नंबर यहाँ से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना, न्यूट्रॉन की खोज, ये सब पूछा जाता है बच्चों। चलिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्यारा सा दिल, हाँ मनीष भाई, रोहन कुमार, सतीश कुमार, मुस्कान कुमारी, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से प्यारे बच्चों फटाफट से दिल बनाकर भेजिए। चलिए भेज दिया, लिखना शुरू कीजिएगा, कोई भी पीछे नहीं छूटिएगा, मेरे साथ सबको लिखना है, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आवेश प्यारे बच्चों, है ना, आप लोगों ने सुना होगा आवेश के विषय में, है ना। जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग कभी फोन को चार्ज करते हो ना? फोन को चार्ज करते हो ना आप लोग? बताओ, चार्जिंग में लगाते हो ना? क्या आप लोग फोन को चार्जिंग में लगाते हो, है ना? क्या आप लोग फोन को चार्जिंग में लगाते हो? इसको हिंदी में कहते हैं आवेशित होना बच्चों। चार्जिंग मतलब आवेशित, आवेशित होना, है ना, आवेशित होना। जैसे हम लोग कहते हैं कोई हमसे बच्चों अगर फ़ोन मांगे कि सर आप अपना फ़ोन दीजिए, फ़ोटो खींचना है, तो हम कहते हैं मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे फ़ोन की बैटरी आवेशित नहीं है तो कैसा लगेगा सुनने में, बताओ। अगर मैं आप लोगों को कह दूं बच्चों कि मेरे फ़ोन की बैटरी में आवेश नहीं है तो आपको कैसा लगेगा, बताओ जल्दी से, है ना। तो बच्चों आप कहोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक लगेगा सुनने में, है ना, बड़ा खतरनाक लगेगा। तो चार्ज यानी बच्चों आवेश, चार्जिंग यानी आवेशित होना, ठीक है ना। तो बच्चों चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि चार्ज आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना बच्चों कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। आवेश के प्रकार अगर हम देखें, आवेश के प्रकार अगर हम लोग देखें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मेरे बच्चे धन आवेश, है ना। सबसे पहला होता है धन आवेश मेरे बच्चे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, धन आवेश एक हो गया, और नंबर दूसरा हो गया ऋण आवेश।
बच्चों जो धन आवेश है उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सर धन आवेश को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ऋण आवेश को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। अगर आप साइन देखोगे तो धन आवेश और ये है ऋण आवेश, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या आपको पता है ये धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है ना मेरे बच्चों? ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन का। ये सारा खेल किसका है? ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन का। आप समझिएगा मेरे बच्चे, आप समझिएगा कि यहां पर एक पदार्थ है, यहां पर एक पदार्थ है मेरे बच्चों। इसके पास, अब इसके लिए थोड़ा आपको और चीज समझना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। एक है धन आवेश और एक होता है बच्चों ऋण आवेश। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है ना मेरे बच्चे? आपको यहां पर समझना पड़ेगा आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास कौन सा आवेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास होते हैं बच्चों ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। और जो प्रोटॉन होते हैं इसके पास कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन के पास होता है धन आवेश। प्रोटॉन के पास होता है धन आवेश। और मेरे बच्चे बताओ जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास कौन सा आवेश होता है? तो मेरे बच्चे बताओ न्यूट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये आवेशहीन होता है ना। आवेशहीन बोलो या उदासीन, यानी कोई आवेश नहीं है, उदासीन होता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें आवेश नहीं होता है? ऑप्शन बताइए, निम्नलिखित में से किसमें आवेश नहीं होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्यारे बच्चों किसके पास आवेश नहीं होता है? तो आपको न्यूट्रॉन कहना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी नो चार्ज। हम पढ़ रहे थे धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं है ना, एक चीज याद रखना है कि किसी भी परमाणु में, है ना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, आप बताओ बच्चों कोई भी परमाणु उठा लीजिए, उसमें मेरे बच्चे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? नोट देकर के लिखिए अपने कॉपी में सभी लोग कि किसी भी परमाणु में किसी भी परमाणु में है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ई और प्रोटॉन यानी पी, प्रोटॉन यानी कि पी की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या है वो दोनों क्या होती है? बराबर होती हैं। प्यारे बच्चों अब ये देखने के लिए दोनों संख्या आपस में बराबर होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक परमाणु है मेरे बच्चे, हमारे पास एक परमाणु है। अगर हम कहते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो आप मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पहला वस्तु था। दूसरी वस्तु के विषय में हम बात करना चाहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, तो आप बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान चीज है कि किसी भी परमाणु में हमें बस याद रखना है कि जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। और आप जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 9 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी। आप जानते हैं कि प्रोटॉन को हम प्लस, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है,
इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे में मिल जाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरुजी प्लस में 6, ये है हमारे पास प्लस में 6 यानी प्रोटॉन, और अगर हम इसको मिलाते हैं ये है माइनस में 6, प्लस 6 और माइनस 6 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आंसर क्या मिलेगा 0। -9 में जोड़ेंगे +9 को, -9 में जोड़ेंगे +9 को, तो -9 प्लस 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 हो जाएगा बच्चों 0। यानी कि हमेशा अगर हम देखें परमाणु के विषय में, अगर हम किसी भी एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी एटम के बारे में, तो वो बच्चों विद्युतः क्या होते हैं। कोई भी एटम अगर हम देखें तो वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में क्या होते हैं, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि परमाणु एग्जाम में पूछा जाता है, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, बताओ बच्चों। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है ना, उदासीन होते हैं। यानी बच्चों उदासीन का मतलब है कि इसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए परमाणु को क्या कहा गया है, परमाणु को उदासीन कहा गया है। ना तो इसमें ज्यादा प्लस का चिन्ह होता है, ना ही ज्यादा इसमें माइनस का चिन्ह होता है। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब देखना आपके पास मैं एक वस्तु रखने वाला हूं। यहां तक समझ गए तो सब लोग प्यारा सा दिल भेज देना बच्चों, यस यस करके। और एक भी चीज को बाद के लिए मत छोड़ना, सबको लिखते जाना, साथ में लिखते चलना, साथ में लिखते हैं आप लोग। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए अगले पेज में हम लोग आ चुके हैं, और अगले पेज में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मेरे बच्चे अब बताना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आपके पास P है ना, अब मेरे बच्चे P बच्चों 6 है, और इलेक्ट्रॉन आपके पास बच्चों मात्र 5 है। पहला फर्स्ट नंबर। सेकंड देखेंगे आपके पास प्रोटॉन की संख्या 3 है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। मेरे बच्चे नंबर 2 कंडीशन आपके पास है। क्या अब बताइए, क्या अभी आपका परमाणु उदासीन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी आपका परमाणु उदासीन है? अभी जो आपका परमाणु है मेरे बच्चे, क्या अभी आपका परमाणु उदासीन है? तो आप कहेंगे कि सर अब ये उदासीन नहीं है। अब आप देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर याद रखेंगे, अब इसमें कौन सा चार्ज है। मेरे बच्चे अगर आपने बता दिया कि इसके पास कौन सा चार्ज है तो मैं समझूंगा आप लोग थोड़ा पढ़ते लिखते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बताओ कौन सा चार्ज है। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खो दिया है। तो याद रखना बच्चों कि कोई परमाणु या पदार्थ, बोलिए कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर, है ना, इलेक्ट्रॉन जब अगर कोई खोएगा तो इलेक्ट्रॉन खोकर क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है ना, धन आवेशित हो जाता है। तो मेरे बच्चे धन आवेशित हो जाता है। तो अब बताइए कि इसके पास कौन सा चार्ज है। मेरे बच्चे इस परमाणु के पास कौन सा चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है किसी के पास तो इसके पास कौन सा चार्ज है, तो इसके पास मेरे बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, जिसको इंग्लिश में धन आवेश कहते हैं। तो इसके पास धन आवेश है। अब प्यारे बच्चों नीचे वाले कंडीशन में बताइए कि नीचे वाले कंडीशन में क्या है। सेम टू सेम नीचे वाले कंडीशन की मैं बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों से। प्रोटॉन की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 अधिक है। मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया गया है, खोया नहीं गया है। तो लिखेंगे कि कोई तत्व, है ना, कोई परमाणु या पदार्थ कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन पाकर कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन पाकर क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन पाकर क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अब बताना, है ना, ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है याद रखना, हमेशा अगर हमेशा देने वाला क्या कहलाता है,
देने वाला हमेशा बच्चों धन आवेशित होगा, देने वाला हमेशा धन आवेशित होगा, और लेने वाला यानी कि बच्चों जिन्होंने ग्रहण किया है वो ऋण आवेशित होगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है बच्चों धन आवेशित, एक है ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन के खोने से और पाने से ही कोई पदार्थ धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है। प्यारे बच्चों, आवेश हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आवेश हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है? हम लोग बचपन में देख रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बच्चों एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं। इस एक कागज का टुकड़ा लीजिए, इसको खूब महीन कीजिए। याद आया कुछ? याद आ रहा है? हाँ गुरुजी, मुझे तो याद आ रहा है। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे खूब महीन कीजिए, महीन कीजिए, महीन कीजिए, ठीक है ना। और करने के बाद बच्चों उसको आराम से कहीं पर रख दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने हाथ पे कागज के टुकड़े को खूब महीन करके रख दिया है। आप लोग भी रखेंगे, है ना। चलिए बच्चों, अभी जो है आप देखेंगे कि अभी जो है हमारा मार्कर जो है इसमें कोई आवेश नहीं है, मार्कर में कोई आवेश नहीं है। इसको थोड़ा सा बाल में ऐसे रगड़ देते हैं। रगड़ देने से क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन टूट करके हमारे बाल में चले गए। जब बाल में चले गए तो अब ये चार्ज हो गया मेरे बच्चे, अब ये चार्ज हो गया। अब जब कोई चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, ध्यान देना। देखो बच्चों, ये सब इसमें सट गया, ध्यान दो, सटा। ये सब मेरे बच्चे ये पेपर में सट गया। तो देखो चार्ज हुआ ना, इसको उठा लिया ऊपर, ठीक है ना। फिर से देख सकते हैं, एक बार देखते हैं फिर से। जादू बच्चों, जादू, उठ जाता है। आप लोग भी करके देखे होंगे। तो जब भी कोई वस्तु आवेशित होगी तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी। आवेशित वस्तु कुछ ना कुछ कार्य करती है, हमेशा याद रखना बच्चों। तो लिखेंगे मेरे बच्चे स्टार दे करके कि आवेशित वस्तु, है ना, आवेशित वस्तु कार्य करती है। आवेशित वस्तु क्या करती है मेरे बच्चे? कार्य करती है। आवेशित वस्तु कार्य करती है। चलिए याद रखना है आपको कि आवेश जो होते हैं मेरे बच्चे, आवेश, आवेश को किससे सूचित किया जाता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। तो सब लोग लिखेंगे आवेश को, लिखेंगे मेरे बच्चे कि आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। और नेक्स्ट लिखेंगे कि आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब, है ना। क्या होता है? आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। मेरे बच्चे याद रखना है कि आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। पेपर में पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। इसके बाद हम आपको 2 टेस्ट पढ़ाएंगे जो हमारे परीक्षा में जहां से क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ जाए आगे मेरे बच्चे। आवेश के विषय में हम आपको 2 टेस्ट पढ़ाने वाले हैं। ये दोनों टेस्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टेस्ट मैं आपको बताऊंगा आवेश के विषय में। प्यारे बच्चों, एक टेस्ट है, एक पहला टेस्ट है कांच और रेशम के कपड़े को, है ना। जैसे मैंने अभी देखा कि हम अपने बाल, ये हमारा बाल था और ये हमारा मार्कर था। बाल और मार्कर को रगड़ा बच्चों तो धन आवेशित कौन हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चे हमने बाल और प्लस मार्कर, है ना, प्लस पेन, मान लो पेन, बाल और पेन को रगड़ा बच्चों तो धन आवेशित कौन हुआ? बताइए धन आवेशित कौन हुआ? तो प्यारे बच्चों, बाल और पेन को रगड़ा तो हमारा जो धन आवेशित हुआ वो पेन हो गया, पेन हो गया, मान लेते हैं। और ऋण आवेशित कौन हुआ? तो ऋण आवेशित की बात करेंगे तो ऋण आवेशित हमारा बाल हो गया। हमारा बाल जो है वो ऋण आवेशित हो गया। यस बच्चों,
अब लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जहां तहां से सवाल नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो बच्चों ये तो हमने अपने मन से बनाया, लेकिन हमें पढ़ना किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू, बताओ कमेंट बॉक्स में, एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी बुक में हमारे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और वही 2 एग्जाम्पल से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि जब, प्यारे बच्चों, है ना, कांच और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, है ना मेरे बच्चे। पहला क्या है? कांच। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे कि मेरे बच्चे कांच और प्लस में रेशम का कपड़ा, है ना, रेशम का कपड़ा, है ना मेरे बच्चे। कांच और रेशम का कपड़ा को अगर बच्चों रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, है ना, रगड़ने पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। कांच प्लस रेशम, कांच और रेशम के, कांच प्लस रेशम का कपड़ा रगड़ने पर क्या होगा? तो मेरे बच्चे हमने एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसमें बड़ा कौन है बताओ? कांच बड़ा है कि रेशम का कपड़ा? रेशम का कपड़ा तो बहुत बड़ा होता है। दोनों में बड़ा कौन है? जल्दी बताओ, दोनों में बड़ा कौन है? तो ट्रिक याद रखना बच्चों, हमेशा के लिए। इसका ट्रिक मैंने पढ़ाया था कि बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बस एक ही ट्रिक है, इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बड़ा मतलब क्या? बड़ा मतलब क्या? बड़ा मतलब क्या? रेशम। बड़ा मतलब रेशम का कपड़ा, यानी रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है? तो मेरे बच्चे आप समझ सकते हैं कि बच्चों रेशम जो होगा, रेशम का कपड़ा जो होगा, रेशम का कपड़ा जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है? तो रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये ऋण आवेशित हो जाएगा। ये ऋण आवेशित हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। और बताना कमेंट बॉक्स में कि कांच क्या हो जाएगा जब एक ऋण आवेशित हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा धन आवेशित होगा, दूसरा धन आवेशित। समझ गए? याद हो जाएगा? तो जल्दी से यस यस लिखकर भेजिए गुरुजी, हम नहीं भूलेंगे, हमारे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी का समझ लिया। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल आपको समझना है। दूसरा एग्जाम्पल ये है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक है बच्चों ऊन, एक क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों ऊन, है ना। और क्या है बच्चों? ऊन, ऊन, ऊन। दूसरा है ऊन और प्लस में एबोनाइट, है ना, एबोनाइट, है ना मेरे बच्चे। ऊन और प्लस में एबोनाइट। एबोनाइट को रगड़ने पर क्या होगा? को रगड़ने पर, रगड़ने पर मेरे बच्चे ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे कि ध्यान दीजिएगा बच्चों। बड़ा, यहाँ पर कितने अक्षर थे? तो यहाँ पर क और चौ, कांच बच्चों 2 अक्षर वाला था, यहाँ 3 अक्षर। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? तो सर ऊन में 2 अक्षर हैं, एबोनाइट में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो बड़ा, हमने ट्रिक जो बनाया था उसको याद रखना कि बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। अर्थात मेरे बच्चे आप देख सकते हैं इसमें बड़ा कौन है? एबोनाइट है। अर्थात मेरे बच्चे एबोनाइट, एबोनाइट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है? तो मेरे बच्चे बताइएगा, एबोनाइट के पास कौन सा आवेश होगा? एबोनाइट, एबोनाइट के पास कौन सा आवेश होगा? तो इसके पास होगा, इसके पास होगा, एबोनाइट के पास होगा ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हमेशा ये ऋण आवेशित होगा। और मेरे बच्चे जो ऊन होगा, ऊन, वो हमेशा धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा। तो सीधी बात है कि जो बड़ा है बच्चों, हम ट्रिक बताते हैं एकदम सीधा,
जो बड़ा है वो हमेशा ऋण आवेशित होगा। रेशम बड़ा है, कांच और रेशम बड़ा है, और यहाँ पर एबोनाइट बड़ा है, तो बड़ा ऋण आवेशित होगा। तो एक बार में लिख दें ट्रिक, बताओ, वन टाइम ट्रिक लिख दें, वन टाइम ट्रिक लिख दें तो बताओ। ये सर ट्रिक लिख दो, वन टाइम, है ना। तो लिखेंगे बड़ा हमेशा ऋण आवेशित होगा, बड़ा हमेशा क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, बड़ा हमेशा ऋण आवेशित होगा। बच्चों समझ गए? तो जल्दी से मेरे बच्चे एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि गुरुजी ये तो मक्खन है, ये तो पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एकदम दिमाग में फट फट बैठ रहा है। सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे। राहुल कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, सौरभ कुमार जी, जितेंद्र कुमार, रागिनी कुमारी, गोलू कुमार, सब लोग बताएंगे यस सर। यानी बड़ा जो है वो हमेशा क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। चलिए अब मेरे बच्चे समान प्रकार के आवेश की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर रेशम ऋण आवेशित है, यहाँ एबोनाइट ऋण आवेशित है। अगर बच्चों में अब रेशम को ध्यान देना मेरे बच्चे, एक तरफ हमने किसको लटकाया, एक तरफ हमने लटका दिया रेशम को, और दूसरी तरफ हमने लटका दिया मेरे बच्चे एबोनाइट को, है ना, एबोनाइट को। तो ये बताओ, ये समान आवेश है, इसके पास भी ऋण आवेश है, इसके पास भी ऋण आवेश है, ये आपस में सटेंगे या दूर हटेंगे? मेरे बच्चे बताना जल्दी से। ऋण आवेश है, इसके पास भी ऋण आवेश है, ये बच्चों सटेंगे या हटेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखना, आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे, जल्दी बताना। गुरुदेव अगर ऐसा होता है कि समान प्रकार के आवेश को, जैसे रेशम का कपड़ा में ऋण आवेश है और एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश है, दोनों के पास ऋण आवेश है, दोनों को अगर हम पास में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, अर्थात प्रतिकर्षण करेंगे। अर्थात क्या करते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने वाला है मेरे बच्चे, प्रतिकर्षण होने वाला है। तो नोट दे करके लिखना, स्टार दे करके लिखना, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। लिख दिए बच्चों? तो जल्दी बताओ यस। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। अब विपरीत आवेश के विषय में बात करते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों हमने रख दिया कांच को, कांच को रख दिया अब मेरे बच्चे, और यहाँ रख दिया हमने एबोनाइट को, है ना, एबोनाइट को। कांच के पास है धन आवेश यानी पॉजिटिव, और एबोनाइट के पास है नेगेटिव। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ अब क्या होगा? गुरुदेव ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब पास आ जाएंगे, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर होगा आकर्षण, यहाँ होगा आकर्षण मेरे बच्चे, आकर्षण होगा, है ना। तो हम इसे कहते हैं कि असमान या विपरीत आवेश, है ना, विपरीत आवेश बोलो, विपरीत बोलो या असमान बोलो, असमान, विपरीत या असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रखना बच्चों कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोग को समझ में आया होगा। समझ गए तो यस लिख करके भेजिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सब लोग दिल जल्दी से यस लिख करके भेज दीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये तो अभी तक हम आवेश के विषय में पढ़ रहे थे, थोड़ा और पढ़ना है आवेश के विषय में कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता है बच्चों, बस सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन होता है, आवेश कभी नष्ट नहीं होता। तो लिखना बच्चों, एक क्वेश्चन आता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए, है ना मेरे बच्चे। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, है ना, संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखें, सिद्धांत को लिखें। तो क्या लिखना है?
आवेश संरक्षण के सिद्धांत को क्या लिखना है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता। आपने देखा यहां से आवेश टूट करके किसी दूसरे में गया, वहां से कोई कार्य किया, आवेश नष्ट कभी नहीं होता, बस उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो लिखेंगे मेरे बच्चे आवेश कभी, है ना, आवेश कभी नष्ट नहीं होता, आवेश कभी नष्ट नहीं होता, नहीं होता, होता केवल उसके, केवल उसके, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है, केवल उसके रूप में परिवर्तन, परिवर्तन होता है, फुल स्टॉप। यह सदैव संरक्षित रहता है, यह सदैव संरक्षित रहता है, यह सदैव संरक्षित रहता है, रहता है, फुल स्टॉप। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम बोलो, सिद्धांत बोलो, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं, सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। यानी आवेश कभी भी बच्चों नष्ट नहीं होता है, बस उसके रूप में चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, लिख दिया तो बताओ, लिख दिया, सब लोगों ने लिख लिया तो बताइए आवेश संरक्षण का सिद्धांत कभी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या रूल है आवेश का, तो आपको कहना है सर देखो सीधी बात है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है, यह सदैव संरक्षित रहता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कभी भी आवेश नष्ट नहीं होता है, ये बच्चों सिर्फ अपने रूप को चेंज करते रहता है। समझ गए बच्चों? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुदेव समझ गए। समझ गए तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं बच्चों? क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 गुना 10 टू दी पावर -19 कूलॉम्ब। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देना, इतना आवेश पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 टू दी पावर -19 कूलॉम्ब होता है। -19 कूलॉम्ब होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बच्चों विद्युत के विषय में और विद्युत धारा के विषय में। सर एक सॉन्ग सुना दो। भाई क्या सुनाऊं मैं, बहुत टाइम से मैंने गाना तो भी छोड़ दिया, ये बहुत बिजी थे ना इधर। आ जाओ मेरे बच्चे, अगर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया बच्चों, हमने यहाँ पर एक प्यारा सा बॉक्स बनाया और इसके अंदर हमने आवेश को भर दिया, इसके अंदर हमने आवेश को भर दिया। ध्यान दो, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरे बच्चे अगर आवेश रुका हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? रुका हुआ, ये चल नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है। रुके हुए आवेश को क्या कहते हैं? जल्दी बताना, रुके हुए आवेश को क्या कहते हैं? रुके हुए आवेश को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे रुका, अगर आवेश कहीं पर रुक गया है, वो कहीं हिल डोल नहीं कर रहा है, बस एक जगह रुक गया है, तो रुके हुए आवेश को क्या कहते हैं? कोई तो बताओ। गुरुजी रुके हुए आवेश को विद्युत कहते हैं। वाह, सल्यूट है बच्चों आपको, बहुत बहुत। सबसे पहला आंसर आया है, रुके हुए आवेश को विद्युत कहते हैं। नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, पार हो गया। तो रुके हुए आवेश को विद्युत कहते हैं। रुके हुए आवेश को क्या कहते हैं? तो रुके हुए आवेश को मेरे प्यारे बच्चे विद्युत कहते हैं। देखो विद्युत, कभी विद्युत मत लिख देना, बहुत सारा बच्चा यहाँ पर धौ लिख देता, धौ नहीं होता, विद्युत दौ और यौ मिलकर के ऐसे बनता है, ऐसे विद्यालय में होता है ऐसे ही, ठीक है? तो विद्युत गलत मत लिखना, विद्युत ऐसे होता है ना? तो रुके हुए आवेश को विद्युत कहते हैं। और प्यारे बच्चों अगर आवेश बह रहा हो तब, अगर आवेश रुका ना हो, आवेश अगर इसमें बह रहा हो, अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बच्चों बह रहा हो,
प्लस माइनस यानी आवेश अगर बच्चों इस तरह से बह रहा हो तो बहते हुए आवेश को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? विद्युत धारा कोई बड़ा चीज नहीं है, वो आवेश ही तो है। बहते हुए मेरे बच्चे, बहते हुए, है ना, बहते हुए आवेश को क्या कहते हैं? रुके हुए आवेश को विद्युत कहते हैं, और बहते हुए आवेश को बहते हुए आवेश को क्या कहते हैं? बहते हुए आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मेरे बच्चे, बहते हुए आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इस बात को याद रखना हमेशा। तो प्यारे बच्चों, बहते हुए आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। याद हो गया? कितने समय में आपको याद होगा? विद्युत धारा की परिभाषा आपको याद करने में कितना महीना लग सकता है, कितना दिन लग सकता है, एक बार बताइए। तो बहते हुए आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अगर रुका हुआ आवेश है तो हम उन्हें विद्युत कहेंगे, अगर आवेश बह रहा है तो उसे विद्युत धारा कहेंगे। बच्चों, जब हम आवेश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। हम आपको बहुत सारे, है ना, बहुत सारे विद्युत धारा की परिभाषा बताएंगे, 2-3 परिभाषा बताएंगे। लिखिएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिखिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा बच्चों, कि आखिर विद्युत धारा कहते किसे हैं, की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा लिखें। चलिए, विद्युत धारा की परिभाषा लिखें, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग एक परिभाषा लिखेंगे, नंबर ना उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर नंबर 1 लिख रहे हैं सबसे पहले, है ना मेरे बच्चे, है ना। आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को, है ना, आवेश नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पहला परिभाषा हो गया। मेरे बच्चे, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जगह पर आप लिख सकते हैं आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और प्यारे बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट एक तीसरा हमें लिखते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने क्या लिखा बच्चों? कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह का जो दर है, जो रेट है बच्चों, कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको कौन सा परिभाषा सबसे आसान और सबसे अच्छा लगा, बताओ? सबसे अच्छा परिभाषा आपको कौन सा लगा बच्चों, बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से कि सबसे आसान परिभाषा आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी से मेरे बच्चे बताना। तो पहला कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बहुत इजी है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। लेकिन सबसे बच्चों सटीक और सबसे सही परिभाषा अगर आपको लिखना है तो नंबर 3 ये है बच्चों, याद करना है, याद करना है परिभाषा कौन सा? ये आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे? अब चलिए, हमने 3 परिभाषा बताया, लेकिन आपको याद ये करना है, ये वाला, कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं अगले पेज में जाकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने बच्चों 100 रुपए में, मैंने बच्चों 100 रुपए में 5 केजी आलू लिया। दर बताओ क्या निकला? आलू। 100 रुपया में अगर 5 किलो आलू मिले तो उसका रेट क्या हुआ बच्चों, बताओ? उसका रेट क्या हुआ, उसका दर क्या हुआ, उसका दर क्या हुआ, बताओ? तो आप कहेंगे सर दर बराबर दर अगर आपको निकालना है तो 100 रुपए आपने खर्च किए और 5 किलो आलू मिला, यानी दर है 20 रुपए किलो,
है ना, 20 रुपए किलो बच्चों, क्या निकला 20 रुपए प्रति केजी, है ना, यानी 1 किलो आलू का दाम 20 टका है। तो बच्चों दर कैसे निकलता है, हमने जैसा कि कहा बच्चों विद्युत धारा के विषय में, फिर से लिखेंगे हम विद्युत धारा, लिख करके फिर से लिखेंगे विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा फिर से लिखेंगे और लिख करके डैश लिखेंगे। हम लिखेंगे आवेश के प्रवाह की दर को, है ना, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी मेरे बच्चे विद्युत धारा बराबर हम कह सकते हैं, है ना, अर्थात मेरे बच्चे, अर्थात विद्युत धारा बराबर लिखेंगे आवेश बटे, है ना, आवेश बटा समय। ये बताइए कि विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है। सब लोग लिख करके भेजेंगे कि विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है। तो आप कहेंगे विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं मेरे बच्चे, और आवेश को Q से सूचित करते हैं, और समय को T से। तो बच्चों I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है बताना बच्चों, I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर होता है Q अपॉन T। चलिए स्टार दे करके लिखेंगे विद्युत धारा को I से, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है फुल स्टॉप। इसका SI मात्रक कोई बता सकते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक बता सकते हैं कोई, तो बताइए इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है मेरे बच्चे, एम्पियर होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि एम्पियर को किससे सूचित करते हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो लिखेंगे मेरे बच्चे एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। अब एम्पियर जो है उसको A से सूचित किया जाता है, एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। एम्पियर को A से सूचित किया जाता है, जैसा कि हमने कहा आपको कि I बराबर Q अपॉन T। अगर इसको मात्रक के रूप में लिखें बच्चों, अगर इसे मात्रक के रूप में लिखें तो बताइएगा I का मात्रक क्या होता है। I का मात्रक, I बोले तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर A। Q बोले तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलॉम्ब। T बोले तो समय का SI मात्रक क्या होता है, तो बच्चों समय का होता है सेकेंड। तो A बराबर C अपॉन S भी लिख सकते हैं, यानी 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं 1 कूलॉम्ब बटा 1 सेकेंड। 1 कूलॉम्ब बटा 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों बताना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो सकता है 1C अपॉन 1S। चलिए इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप बनाना चाहेंगे। यहाँ से ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप बनाना चाहेंगे। तो यस लिख कर भेजिए कि संजय सर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि यहाँ से ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिए जाए। यस 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 यस, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहा है, जरा संभालिएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे, पहला सवाल कह रहा है, अगर आपको न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन है यदि एक बल्ब से
2 मिनट में यदि एक बल्ब से 2 मिनट में 2400 गुलाम, यदि एक बल्ब से 2 मिनट में 2400 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, 2400 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है कॉमा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा बच्चों? ये रहा आपके सामने पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताइएगा प्यारे बच्चों जल्दी से, विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यदि एक बल्ब से 2 मिनट में, तो बच्चों पता है आपको कि सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है 2 मिनट में, यानी समय दिया है, टी बराबर दिया है 2 मिनट। बच्चों क्वेश्चन जब भी बनेगा तो सेकंड में बनेगा, मिनट में नहीं बनेगा। तो 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 2 को 60 से गुना तो 120 सेकंड यहां पर देखने को मिलेगा। तो टाइम हो गया 120 सेकंड। अब निकालना है बच्चों C बराबर, तो C बराबर यानी कूलॉम्ब लिखा है, माफ कीजिएगा Q बराबर बच्चों लिखा है 2400 कूलॉम्ब, यानी 2400 C है ना। 2400 कूलॉम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। तो धारा बोले तो I बराबर, है ना, I बराबर मेरे बच्चे, तो सूत्र अगर हम लोग देखेंगे सूत्र, तो I बराबर होता है Q/T। तो बच्चों Q की बात करें तो ये है 2400, और बच्चों T की बात करें तो 120, 0 0 कैंसिल, 12 दूना 24, तो मेरे बच्चे 20। और पता है आपको कि I जो धारा होता है वो किस में निकलता है? धारा एम्पियर में निकलता है। तो मेरे बच्चे 20 एम्पियर आप लोगों का आंसर है। अगर किसी का आंसर 20 एम्पियर है तो वो लोग अपना सही कर लीजिएगा। किसी का है तो दिल बनाकर भेजना कि गुरुदेव मेरा तो बिल्कुल सही है, मेरा तो 20 एम्पियर आंसर सही आया है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बढ़ जाएं। 20 एम्पियर अगर किसी का आंसर आया है तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। चलो धारा जब निकालेंगे तो एम्पियर में ही निकालेंगे। चलिए नंबर दूसरा अगर आप देखेंगे, सवाल संख्या दूसरा पर फोकस करेंगे। लिखा है किसी चालक से, क्या लिखेंगे? किसी चालक से, क्या लिखा हमने? किसी चालक से 0.6 एम्पियर, किसी चालक से 0.6 एम्पियर की धारा, 0.6 एम्पियर की धारा मेरे बच्चे 25 मिनट प्रवाहित हो, है ना। किसी चालक से 0.6 एम्पियर की धारा 25 मिनट तक प्रवाहित हो, तो प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा? तो प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा? प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों पूरा आप लोगों को दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को बनाना है कि जो धारा का मान है वो 0.6 एम्पियर है और समय 25 मिनट दिया गया है। पूछा है आपसे कि प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें दिया गया है जिसको कहते हैं बच्चों दिया क्या है? 0.6 एम्पियर की धारा, यानी बच्चों I का मान दिया है 0.6 एम्पियर। 25 मिनट तक, यानी समय दिया है 25 मिनट। आपको पता है बच्चों कि मिनट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, 25 को सेकंड से गुना करना पड़ेगा। 0.150 यानी 1500 सेकंड की बात यहां पर हो रही है। इस समय 1500 सेकंड है। प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा? सूत्र आप लोग जानते हैं मेरे बच्चे, सूत्र हमने पढ़ाया था कि I बराबर जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T होता है। चलिए बैठाते हैं, I के जगह पर बैठाएंगे 0.6 को बराबर Q का मान हमें नहीं पता, T का मान बैठाएंगे 1500। बच्चों गुना करेंगे, नीचे 1 होता है, गुना करेंगे Q बराबर इसका पौना, ये गुना करेंगे पॉइंट उड़ाए नीचे 10, 0 0 कैंसिल, 150 गुना 6 करेंगे, 15 6 90,
15 छके 90, 0 के 0, 9 है ना मेरे बच्चे, 900 कूलाम आंसर है। अगर किसी बच्चे का आंसर 900 कूलाम आया है तो वो 100% सही है। अगर किसी बच्चे का आंसर 900 कूलाम आया है तो वो लोग जल्दी से दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुदेव हमारा आंसर 900 कूलाम आया है, क्योंकि I बराबर होता है Q/T। I बराबर होता है Q/T। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए तो बता दीजिए जल्दी से। एक सवाल और हो जाए, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा लिखेंगे मेरे बच्चे। मान लीजिए लिखते हैं बच्चों, किसी चालक से 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कॉमा तो 1200 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? 1200 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? चलिए लीजिए सवाल, और सबसे पहले आपको बताना है लगेगा। सबसे पहले आपको उत्तर भेजना है कि भैया कितना टाइम लगेगा इसमें। किसी चालक से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I का जो मान है वो 0.5 एम्पियर दे दिया है। प्रवाहित होती है तो 2400 कूलाम, यानी Q का मान मेरे बच्चे 2400 कूलाम दे दिया है। प्रवाहित होती है तो कितना समय लगेगा? समय बोले तो T आपको निकालना है मेरे विद्यार्थी। जिस सूत्र से आप सब लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। I का मान दे रखा है 0.5 बराबर मेरे बच्चे Q का मान है 2400 और T का मान मालूम नहीं है T, नीचे 1 गुना करेंगे तो 0.05 गुना T तो 0.5 T बराबर 2400। अब भाग करेंगे तो लिखेंगे T बराबर 2400। अब ये गुना में है तो भाग हो जाएगा 0.5, पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 0 और बढ़ेगा, क्योंकि जब पॉइंट नीचे से उड़ता है तो ऊपर जाता है, ऊपर से उड़ता है तो नीचे आता है। मेरे बच्चे 5 दूनी 10, यानी ये बच्चों समय हो गया टोटल। हम देखें 24 दूना 4800, ये 4800 सेकंड हो गया, पर मिनट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का आप विश्वास रखिए। 4800 सेकंड हो गया मेरे बच्चे, मिनट में कितना होगा? मिनट में निकालने के लिए सेकंड को 60 से भाग कर दो, 0 0 कैंसिल, 6 8 48। मेरे बच्चे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर मामला 80 मिनट तक जा रहा है, मुझे तो गलत लग रहा है ना सर? 1200 क्यों है सर? अच्छा 1200 क्यों है? हे भगवान 1200 कूलाम है, सॉरी बच्चों। अब ये 1200 अगर होगा, 1200 कूलाम होगा तो हाफ कर लीजिए इसको। अगर ये 1200 है बच्चों तो ये 24 होगा, तब ये 2400 सेकेंड होगा, जिसको हम भाग करेंगे 2400 को 60 से, तो मेरे बच्चे 40 मिनट हमारा आंसर होगा, 40 मिनट, ठीक है ना? तो अगर इस पर आधारित मेरे बच्चे, अगर इस पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप बना लोगे? तो जल्दी से यस लिख करके भेजना कि हाँ गुरुदेव, इस पर आधारित अगर कोई भी सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम बना लेंगे। जल्दी बताओ, यस लिख कर भेजिए कि अगर इस पर आधारित कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो हम बड़ी आसानी तरीके से हम इस सवाल को बना देंगे। चलिए जैसा कि आपने देखा बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब विद्युत धारा हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? हम विद्युत धारा को अपने पास रखेंगे, हम 2 पदार्थ को रखेंगे, एक पदार्थ नंबर ए और एक पदार्थ नंबर बी। ये हमारा पदार्थ नंबर ए है और ये हमारा पदार्थ नंबर बी है।
अब क्या करेंगे कि हम इसमें से होकर विद्युत धारा को पार होने देंगे। ये विद्युत धारा बच्चों, यानी कि विद्युत धारा को यहां से होकर पार। अब एक पदार्थ है जिसमें हमने बच्चों यहां पर करंट को सटाया, विद्युत धारा को हमने यहां सटाया, और ये इसको, इस पदार्थ को पूरी तरह से पार करके यहां पहुंच गया, यानी इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों बताओ, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं, है ना मेरे बच्चे बताओ, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो हम उसे क्या कहते हैं, या जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को बहने देता हो हम उसे क्या कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं मेरे बच्चे, है ना, हम इसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं चालक। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके हम उसे कहते हैं चालक, या प्यारे बच्चों हम इन्हें सुचालक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब जिस पदार्थ से होकर, अगर बच्चों ये हमारा पदार्थ नंबर बी है, इसमें से हमने करंट पास करना चाहा पर ये पास ही नहीं हुआ, ये नहीं पास हो सका बच्चों, नहीं पास हो सका, तो हम इसे क्या कहते हैं, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा उनके एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे मेरे बच्चे विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे, हम इन्हें कहेंगे विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, या इसे कहते हैं कुचालक, विद्युत रोधी या कुचालक। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे बच्चों कि चालक लिख करके डैश देंगे, लिखेंगे चालक लिख के डैश दीजिए। सब लोग लिखेंगे चालक के विषय में, सब लोग चालक लिख करके डैश दीजिए, है ना। लिखेंगे जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, कौमा चालक कहलाते हैं, कौमा चालक कहलाते हैं। उदाहरण दे सकते हैं, बताइए उदाहरण अगर आप दे देंगे बच्चों, है ना। चलिए उदाहरण दीजिए फटाफट से, उदाहरण कम से कम 5 उदाहरण आपको भेजना है, 5 उदाहरण जल्दी बताओ, उदाहरण लिख करके भेज दीजिए। उदाहरण जैसे मेरे बच्चे, सबसे पहला उदाहरण, चालक किसे कहते हैं, है ना, सॉरी, चालक के उदाहरण बताओ। पहला, तो जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके चालक कहलाते हैं, यानी जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे हम चालक कहेंगे। जैसे बच्चों बताओ, सबसे पहले जैसे में लिखेंगे धातु, जितना भी धातु है वो सभी चालक हैं, कोमा मानव का शरीर, मानव का शरीर भी चालक है, मानव के शरीर से होकर करंट पास हो जाता है। नंबर दूसरा, और बताओ, धातु है, मानव का शरीर है, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल अगर है बच्चों, अगर जल अशुद्ध है तो उससे भी होकर करंट पास हो सकता है, अशुद्ध जल। और बताओ, और बताओ, और बताओ, अशुद्ध जल, आर्द्र हवा, अगर बच्चों हवा में नमी है तो समझो बच्चों उसमें भी चला जाएगा, आर्द्र हवा, आर्द्र हवा, हवा में भी बच्चों करंट पास हो सकता है। और बताओ, आर्द्र हवा, मेरे पास तो ढेर सारा उदाहरण होगा बुक में, ठीक है ना, बुक में ढेर सारे उदाहरण रखे गए होंगे मेरे बच्चे। शुद्ध जल है, आर्द्र हवा है, पृथ्वी बच्चों, पृथ्वी भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट हो सकता है ना मेरे बच्चे, पृथ्वी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। हो गया, चलिए हो गया, समझ में आया? तो मेरे बच्चे यस लिख करके भेजो, गुरुदेव बिल्कुल समझ में आया है, सब लोग यस लिख करके भेज देंगे कि सर समझ गए। किसके बारे में? चालक के बारे में, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके चालक कहलाते हैं, है ना, कौमा चालक कहलाते हैं। जैसे धातु, मानव का शरीर, अशुद्ध जल, आर्द्र हवा, ग्रेफाइट, पृथ्वी, ये सभी चालक हैं क्योंकि इनमें से होकर करंट बहुत आसानी से पार हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा है बताओ? विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कहीं पर स्टार दे करके लिख दीजिए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक
सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है बच्चों? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी यानी कि सिल्वर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है बच्चों? चांदी यानी कि सिल्वर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चालक के बाद आता है विद्युत रोधी बच्चों, है ना। चालक के बाद क्या आता है? चालक के बाद आता है विद्युत रोधी। लिख करके डैश दीजिए। लिखेंगे जिस पदार्थ से होकर, क्या लिखेंगे? जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर होकर विद्युत, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके, न हो सके, न हो सके, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके, न हो सके, कॉमा, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके, कॉमा, कॉमा, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, या विद्युत रोधी कहलाते हैं, कहलाते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, उदाहरण दो, उदाहरण, 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 जल्दी से उदाहरण देखते हैं बच्चों। सबसे पहला उदाहरण किसका आता है और कितना अच्छा अच्छा उदाहरण आता है? तो सबसे पहला नंबर 1 में लिखेंगे, बताओ जल्दी से। हाँ, शुद्ध जल। मेरे बच्चे शुद्ध जल में करंट नहीं होता है, याद रखना। शुद्ध जल बच्चों, सूखी लकड़ी है ना, शुद्ध जल हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी में करंट नहीं जाता है। मेरे बच्चे प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, और बताओ, और बताओ, और बताओ, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, मोम हो गया ना, रेशम हो गया, है ना, रुआ हो गया, चमड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, मोम हो गया, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी हैं प्यारे बच्चों, ये सभी हैं हमारे विद्युत रोधी पदार्थ। ये सभी क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप चालक को भी समझ गए और विद्युत रोधी पदार्थ को भी समझ गए होंगे। तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से बच्चों बताओ, यहां तक समझ गए? समझ गए? चलो तो सब लोग यस लिख करके भेजिए। यस 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 गुरुजी। अब समझते हैं, अगला हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, एक बैटरी। आप लोग घर पे देखे हैं कभी बैटरी? हाँ सर, चलो एक बैटरी लाओ बाबू। सर ला लिए। अच्छा ला लिए। चलो इस तरफ क्या है सर? पॉजिटिव। बैटरी में पीछे क्या है सर? नेगेटिव। यहाँ से वायर जोड़ के इधर से चार्ज हमारा आगे बढ़ा, चार्ज आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, इधर से बच्चों, इधर से, इधर से, और यहाँ बीच में हमने क्या जलाया? एक बल्ब जला दिया, है ना। हमने क्या जलाया? एक बल्ब जला दिया। ये हमारा बच्चों एक बैटरी था, सेल था, ठीक है। इससे क्या जला? एक बल्ब जल गया, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में बच्चों स्विच लगा दो, यहाँ बीच में क्या लगा दो? स्विच लगा दीजिए। तो हम इसमें, है ना, ध्यान दीजिएगा, इस पथ को क्या कहेंगे? जिससे होकर विद्युत धारा बहती है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा बह रहा है, इस पथ को क्या कहेंगे? इस पथ को क्या कहेंगे? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस पथ को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, है ना, उसे परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो लिखेंगे बच्चों विद्युत परिपथ, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट का स्पेलिंग है CIRCUIT, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मुझसे पहले ही सब लोग कॉपी में लिखिएगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा,
जैसे, है ना, जैसे बच्चा चोर के चलने का पथ, तो क्या बोलेंगे? चोर के चलने का पथ तो हम इसे चोर पथ बोलेंगे, है ना। कुत्ता का चलने का पथ तो बोलेंगे कुत्ता पथ, है ना। लड़का का चलने का पथ तो लड़का पथ बोलेंगे। और मेरे बच्चे विद्युत चल रहा है, विद्युत चल रहा है तो हम इसे विद्युत पथ बोलेंगे, विद्युत पथ बोलेंगे या विद्युत परिपथ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो जो चलेगा उसी का पथ होगा, जो चलेगा उसी का पथ होगा, है ना। तो मेरे बच्चे विद्युत चल रहा है, लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे उत्तर, लिखे डैश दीजिएगा। जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कॉमा उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, कॉमा उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, कॉमा उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ गए बच्चों? लिख लिए मेरे बच्चे? तो जल्दी से यस लिखकर भेजना कि गुरुजी हमने लिख लिया है। सब लोग जल्दी जल्दी से यस लिख करके भेजेंगे कि गुरुजी हमारा हो गया। चलिए, हो गया। आइए बच्चों, अभी हमने जस्ट आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अभी जस्ट हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। वो फॉर्मूला का नाम बताना बच्चों। आई बराबर हमने क्या बोला था? जल्दी बताओ, आई बराबर क्या बोला था? बोलो। आई बराबर Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी। और फिर हमने बोला कि आई यानी विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो एम्पियर होता है, कुलाम का, सॉरी, आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम होता है, और मेरे बच्चे समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। यानी बच्चों किसी परिपथ से अगर एक सेकंड में, किसी परिपथ से अगर एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगर किसी परिपथ से एक सेकंड में अगर एक कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान क्या होगा? जल्दी बताओ धारा का मान। तो कहेंगे संजय सर, यदि एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। धारा का मान क्या होगा? धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ये सबको पता है। यदि मेरे बच्चे एक सेकंड में, यदि ध्यान देना, एक सेकंड में अगर 3 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि एक सेकंड में 3 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान क्या होगा? बताओ। एक सेकंड में अगर 3 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान होगा 3 एम्पियर। एक सेकंड में 100 कुलाम अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक सेकंड में अगर 100 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान होगा 100 एम्पियर। क्या होगा? 100 एम्पियर। तो इस बात को भूलना नहीं है बच्चों। तो लिखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है मेरे बच्चे। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? यदि परिपथ में एक सेकंड में, यदि परिपथ में एक सेकंड में एक कुलाम आवेश, यदि परिपथ में एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो
परिपथ में धारा का मान, तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग नोट कर लीजिए। और नोट कर लिए तो बच्चों बोलिए जल्दी से यस, जल्दी से नोट करके बताइएगा यस। सभी लोग नोट कर लीजिएगा और बताइएगा यस। सर एम्पियर क्या होता है? एम्पियर मात्रक है बच्चों, जैसे आलू नापते हैं किलो में, तो आप हमको पूछेगा सर किलो क्या होता है? किलो एक नाप है। दूध नापते हैं लीटर में, पूछेगा लीटर क्या होता है? लीटर दूध नापने का एक मात्रक है, समझे? तो एम्पियर एक मात्रक है जिसमें धारा को मापते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को यहीं रखा जाए, क्योंकि अभी मैथ का भी क्लास हमें लेना है 8 बजे से आप लोगों का क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो यदि परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। जो भी पढ़ाया बच्चों आज क्या आपको 100% समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? यस गुरुजी। तो पहले मुझे बताओ बच्चों, एक प्यारा सा टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो 3 मिनट तक हम आपका टेस्ट लेंगे। सबसे पहला सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कोई भी परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? कोई भी परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? तो हमारा आंसर होगा 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। सवाल संख्या दूसरा है कि मेरे प्यारे बच्चों परमाणु विद्युतः होते हैं। परमाणु विद्युतः होते हैं, तो परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है बच्चों कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर हो जाता है। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खोएगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद वह धन आवेशित हो जाता है। तो आंसर अगर आप सोच रहे थे धन आवेशित, तो बिल्कुल सही सोच रहे थे। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि यदि ऊन और एबोनाइट को आपस में रगड़ा जाए, ऊन और एबोनाइट को आपस में रगड़ा जाए तो धन आवेशित कौन होगा? यदि ऊन और एबोनाइट को आपस में रगड़ा जाए तो धन आवेशित कौन होगा? तो आप देखेंगे ऊन और एबोनाइट में बड़ा कौन है? एबोनाइट है। हमने कहा था बड़ा हमेशा ऋण आवेशित होता है। हमने पूछा धन आवेशित कौन होगा? तो धन आवेशित में ऊन का हम लोग लिखेंगे। 6 नंबर आता है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। सवाल नंबर 7 आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश बह रहा है, उसके रेट को क्या बोलेंगे? किस रेट से बह रहा है, किस दर से बह रहा है? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? आवेश के प्रवाह की दर को यानी बच्चों Q/T, आवेश के प्रवाह की दर को ही बच्चों विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। 8वां नंबर सवाल है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाच है ना मेरे बच्चे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सबसे लास्ट में जेम्स चैडविक मैंने बताया था
कि जेम्स चैडविक ने खोज की थी। मेरे बच्चे 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो मेरे बच्चे आवेश का SI मात्रक बताइए जल्दी से, क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम होता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को क्या कहते हैं? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को क्या बोलते हैं? उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। उस पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग कल पढ़ाएंगे, कल के क्लास में। अभी बच्चों 8 PM में ऐप के अंदर बच्चों क्या होगा? तो मैथ्स का क्रैश कोर्स है ना बच्चों। 8 बजे नहीं करते हैं, 8:10 में करते हैं, ताकि आप लोग को टाइम अच्छा खासा मिल जाए। तो 8:10 में होगा मैथ्स का क्या बच्चों बताओ? क्रैश कोर्स है ना। तो मेरे सभी बच्चे तैयार रहना मैथ्स के क्रैश कोर्स के लिए, जो 8:10 में हमारे ऐप के अंदर होने वाला है। चलो तो क्या आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? सर एक सॉन्ग सुना दो, क्या सुना दो? है ना, क्या सुनाओ मेरे बच्चे? बहुत दिन से मैंने गाना आना छोड़ दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तबीयत अच्छा होने तो फिर सुनाऊंगा, अभी उतना ठीक नहीं है तबीयत मेरा। लव यू बच्चों। तो मिलते हैं कितने बजे? 8:10 में ऐप के अंदर मिलेंगे मैथ्स में। और आज बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लिखना सभी लोग कि आज का क्लास कैसा लगा। पक्का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी के कमेंट का। ज़रूर लिखना बच्चों। ये क्रैश कोर्स में आपको मैथ्स का क्लास होने वाला है। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय।